Good morning, student. This is Sagar sir. In our previous video, we have studied till the first paragraph of Chola inscription. We will start this video with the second paragraph of Chola inscription. The second paragraph is, apart from these many thousands of inscription, there are found on stone walls in temples and in other places. जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे चोला इंस्क्रिप्शन मिलता था, मतलब चोल के अभिलेख मिलते थे, जिसमें कि राजा के युद्धों के बारे में और राजा द्वारा दान दिए गए ज़मीन और उसके नाम, ये सब कॉपर प्लेट में अंकित रहते थे। इसमें कहा गया है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी थाउजेंड ऑफ इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑन स्टोन वॉल्स इन टेम्पल्स एंड अदर प्लेस। मतलब इन सब के अलावे, अपार्ट फ्रॉम दीज मतलब इन अभिलेखों के अलावे, मैनी थाउजेंड ऑफ इंस्क्रिप्शन मैंने हजारों की संख्या में अभिलेख जो हैं आर फाउंड ऑन स्टोन वॉल, पाए गए हैं कहाँ? स्टोन वॉल्स मतलब पत्थरों की दीवार पर। कहाँ पर? इन टेम्पल इन अदर प्लेसेस। और कहाँ पर? तो मंदिरों की दीवारों पर और दूसरे जगह पर। मतलब इन सब के अलावे हजारों की संख्या में अभिलेख मंदिरों की दीवारों और दूसरे जगह पर पाए गए। Some record gifts of small items such as lamps, while the record of gifts by the king given many details. कुछ रिकॉर्ड जो है वो छोटे मोटे गिफ्ट के बारे में रखा गया है। सम रिकॉर्ड गिफ्ट्स ऑफ स्मॉल आइटम, कुछ रिकॉर्ड जो है छोटे मोटे चीज जैसे कि लैंप के बारे में लिखा हुआ है। वाइल द रिकॉर्ड्स ऑफ गिफ्ट बाय किंग गिव मैनी डिटेल, जबकि राजा द्वारा दिए गए जो चीज होते थे, तोहफा होते थे, उसका डिटेल में लिखा हुआ रहता था। वी फाइंड मैनी इंस्क्रिप्शन ऑन द बृहदेश्वर टेम्पल वॉल्स। हम लोग इस तरह के कई अभिलेख जो है बृहदेश्वर टेम्पल की दीवार पर देख सकते हैं। विच गिव डिटेल ऑफ द लैंड ग्रांट्स गिवन बाय द रॉयल ओमेन लाइक राजा राजेश्वर मदर्स एंड सिस्टर। तो उसमें क्या लिखा है? तो उसमें उन जमीनों के बारे में लिखा गया है जो दान में दिया गया है। किनके द्वारा? तो औरतों के द्वारा। किन औरतों के द्वारा? तो राजा की माँ और उसकी बहनों के द्वारा जो जमीन दान में दिया गया है, उनके बारे में उसमें जिक्र है। अदर टेल्स अस अबाउट फंक्शन ऑफ विलेज असेंबलीज, क्राफ्ट ट्रेड्स, गिल्ड्स एंड ट्रेड्स। जबकि दूसरे जो इंस्क्रिप्शन है, दूसरे जो अभिलेख हैं, उसमें गांव के जो असेंबली होते थे, गांव की जो सभा होते थे, उनके काम के बारे में लिखा है। क्राफ्ट के बारे में लिखा है, उस समय किस तरह का कला चलता था, शिल्प कला किस तरह के होते थे, उनके बारे में लिखा होता था। ट्रेड गिल्ड्स मतलब एक तरह का शेयर, मान लीजिए आज के समय का जो शेयर है वो तभी के समय का ट्रेड गिल्ड हुआ करता था, तो इसके बारे में दिया हुआ है। एंड ट्रेड, और उस समय के व्यापार के बारे में भी लिखा रहता है। A variety of interesting fact about this temple site is the presence of Nisun mark on many of these stones. They appear like scribes, but it is very rare to find scribed name of the craftsmen who built these temples. इन मंदिरों पर यदि हम दृष्टि डालें या इन मंदिरों को यदि हम देखें तो हमें कुछ कामगारों के, मतलब जो मेसून हैं, उसके छाप नज़र आएंगे, पत्थरों पर उसके छाप नज़र आएंगे, लेकिन वो दिखेंगे नहीं। दे अपीयर लाइक स्क्राइब बट इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड स्क्राइब्ड नेम ऑफ द क्राफ्ट्स पीपल हु बिल्ड द टेम्पल। वे घसीटते हुए लिखे नज़र आएंगे। दे अपीयर लाइक स्क्राइब्स मतलब वे लिखते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस तरह के दृश्य जो हैं आपको मंदिर के दीवारों पर बहुत कम नजर आएंगे। और उसमें जो क्राफ्ट्समैन है जिन्होंने इस मंदिर को बनाया, उसे भी आप देख नहीं पाएंगे, उसके नाम भी नहीं मिलेंगे। समटाइम यू फाइंड द नेम ऑफ द सप्तपति ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट और द मास्टर ऑफ द क्राफ्टमैन। कभी कभार आपको सप्तपति मतलब जो क्राफ्ट्समैन लोग के मास्टर होते थे, उनके नाम देखने को मिलेंगे, बट नॉट ऑफ द क्राफ्ट्स पीपल वर्किंग विथ हिम, लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं जो उस क्राफ्ट्समैन के साथ काम करते थे, उनके नाम नहीं मिलेंगे। जो मैन हेड होता था उनके नाम मिलेंगे, लेकिन उनके साथ और जो व्यक्ति काम करते थे उनके नाम आपको नहीं मिलेंगे। Many of them must have helped to write the inscription too. बहुत सारे लोगों ने इन अभिलेखों को दीवार में लिखने में मदद किया है। Since many people visited the temple, they read the inscription.
क्योंकि बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं घूमने, मंदिर देखने जाते हैं, तो वे इन अभिलेखों को पढ़ते हैं। थैंक यू। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द चोलाज टेम्पल, चोल साम्राज्य के मंदिर। द ग्रेटेस्ट चोला मॉन्यूमेंट इज द राज राजेश्वर टेम्पल एट तंजावुर बिल्ड बाय द राज राजा द ग्रेट। जो ग्रेट चोला मॉन्यूमेंट में यदि हम देखें, यदि हम चोल साम्राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण या सुंदर या ख्याति प्राप्त मंदिरों को या कोई भी धरोहर को देखें, उनके बिल्डिंग को देखें, तो राज राजेश्वर टेम्पल जो कि राज राजा द्वारा बनाया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इट्स मेन स्ट्रक्चर इज 180 फीट लॉन्ग एंड इट्स ग्रेट शिखर इज 190 फीट हाई। यह मंदिर जो है 180 फीट लंबा है और इसके जो शिखर है वह 190 फीट ऊंचा है। द टेम्पल इज क्राउन्ड बाय ह्यूज डोम। इस मंदिर पर एक विशाल गुंबज रखा गया है, उसको सजाया गया है। इट इज कवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद ब्यूटीफुल कार्विंग। इस मंदिर के ऊपर से नीचे तक सुंदर नक्काशी से सजाया गया है। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन 1000 CE एंड वाज कंप्लीटेड इन 1010। यह मंदिर जो है 1000 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था और यह लगभग 1010 में बनकर पूरा हुआ। द टेम्पल इज लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर इन द साउथ इंडिया। यह मंदिर जो है, यह मंदिर दक्षिण भारत का यह मंदिर जो है वह दक्षिण भारत के वास्तुकला के उत्थान का पदचिन्ह बना। Another great monument of the Chola period is the temple of Gangekond Cholpuram which was built during the reign of राजेंद्र फर्स्ट। दूसरा जो महान इमारत है या मंदिर है वह है चोल काल में बनने वाला गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, जो कि राज राजा का बेटा राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था। इट्स डिजाइन एंड स्टाइल आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अदर फेमस टेम्पल एट तंजावुर द राज राजेश्वरा टेम्पल। इसका डिजाइन और स्टाइल जो है वह तंजावुर में बने राज राजेश्वर टेम्पल के डिजाइन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। द मेन टेम्पल इन बिल्ड ऑन ए रेक्टेंगल विच इज 240 फीट ब्रॉड। जो मुख्य मंदिर है वह लगभग 240 फीट एक चौड़े वर्गाकार क्षेत्र में बना है। द मंडपा ऑफ द टेम्पल इज सपोर्टेड बाय 150 पिलर। और यह मंडपा, इसका जो मंडप है वह 150 पिलर के सहारे खड़ा है। हम लोग पढ़े थे कि दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उसके 3 पार्ट होते थे, एक गर्भगृह, दूसरा मंडपा और तीसरा गोपुरम। तो मंडपा का मतलब वहां पर जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, वह मंडप जो है 150 पिलर से बना हुआ है। गवर्नमेंट, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सिस्टमाइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो चोला प्रशासन था वह अति केंद्रीकृत और सुसंगठित था। द भास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविंसेस और मंडलाज इज गवर्न बाय वायसराय। जो विशाल साम्राज्य था वह 6 प्रदेश में या मंडल में बटा हुआ था, जो कि वायसराय द्वारा प्रशासित होता था, जिसका प्रशासन वायसराय के हाथों में था। द प्रोविंस वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट और नाडूज। जो प्रदेश होते थे वह आगे डिस्ट्रिक्ट और नाडू में बढ़ जाते थे। ईच नाडू वाज सब डिवाइडेड इनटू कोट्टास और कुर्रम्स कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ विलेज। और ये नाडू आगे चलकर कोट्टाम्स या कुर्रम्स में बदल जाते थे या बढ़ जाते थे, और जिनमें की बहुत सारे गांव शामिल रहते थे। द किंग वॉज द हेड ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन। पूरे चोल प्रशासन का जो प्रमुख होता था या जिसके हाथों में पूरे चोल साम्राज्य का शासन होता था वह राजा होते थे। द किंग हैड ए नंबर ऑफ हाई ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। राजा के पास बहुत सारे उच्च अधिकारी होते थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट का संचालन करते थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो दूसरा टॉपिक है वह है प्रादेशिक प्रशासन। जनरली द किंग अपॉइंटेड पर्सन बिलोंग टू द रॉयल फैमिली एज द गवर्नर। साधारणतः राजा जो है
अपने राज्य परिवार से संबंधित लोगों को ही गवर्नर के पोस्ट में नियुक्त करते थे। दे कैरिड आउट द ऑर्डर ऑफ द किंग्स इन प्रोविंसेस, वे प्रदेशों में राजा द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते थे और करवाते थे। दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन देयर टेरिटोरीज, वे अपने क्षेत्र के शासन और प्रशासन शांति स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेदार होते थे। दे हैड हाई ऑफिशियल टू असिस्ट देम इन कैरिंग आउट देयर टास्क, और उन्हें उनका काम को पूरा करने के लिए उच्च अधिकारियों की सलाह प्राप्त होती थी। उनके पास भी उच्च अधिकारी होते थे जो उन्हें अपना काम को पूरा करने के लिए उनको सलाह देते थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा टॉपिक है ग्रामीण प्रशासन। द विलेज एंजॉय सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोलाज किंग। गांव जो है, गांव में स्वशासी संस्था होते थे जो कि राजा के निर्देश पर वह काम करते थे। ऑल द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द विलेज वेर गिवन टू द विलेज असेंबली, उर और सभा। गांव का जो प्रशासन होता था वह गांव का जो सभा होता था, जिसको कि उर और सभा कहा जाता था, उनके द्वारा संचालित होता था। उनका पूरा प्रशासन उर और सभा के द्वारा संचालित होता था। इट कैरिड ऑन इट्स वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज, यह अपने काम को अलग अलग कमिटियों के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से पूरा करते थे। इट हैड द पावर टू कलेक्ट एंड स्पेंड द रेवेन्यू ऑफ द विलेज, इनके पास अधिकार होते थे कि यह गांव से कर की अदायगी करे और उन करों को गांव में खर्च करे, गांव के कामों में खर्च करे। इट अंडरटुक वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इनका प्रमुख काम गांव के लोगों के इस्तेमाल की वस्तुओं या गांव के लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, और इसके साथ साथ जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसको भी मेंटेन करना। रिच पीजेंट ऑफ वेलल्ला कास्ट एक्सरसाइज ग्रेट कंट्रोल ओवर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो ग्रामीण प्रशासन था उसमें जो वेलल्ला गांव के धनी जमींदार होते थे, धनी किसान होते थे, उनका बहुत ज्यादा नियंत्रण होता था। द लैंडलॉर्ड वेर वेस्टो विथ मैनी टाइटल सच एज मुबेन द वेलान, अरैयार इटिशी। जो गांव के जमींदार होते थे उन्हें चोल राजाओं द्वारा बहुत सारे टाइटल दिए जाते थे, जैसे मुबेंद वेलान और अय्यार, बाय चोला किंग, किसके द्वारा? तो चोल राजाओं द्वारा। एंड इंटरेस्टेड देम विथ ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट सेंटर, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण पद भी सौंपे जाते थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा इसका टॉपिक है वित्तीय प्रशासन। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्टेट वाज लैंड रेवेन्यू। जो राज्य के आय के प्रमुख स्रोत जो होते थे वह भूमि कर होते थे। इट वॉज प्रोबेबली 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, यह जो है कुल उत्पादन का 1/6 भाग होता था। द अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू वेर द सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर सेस, फाइन्स एसेट्रा। जो कर के दूसरे साधन होते थे वे होते थे सेल टैक्स, बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, प्रोफेशनल टैक्स मतलब काम के ऊपर, जो आपका काम है उसके ऊपर जो कर लिया जाता था, वाटर सेस मतलब जल उपकर, मतलब टैक्स के अलावे जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता था उसे वाटर सेस कहा जाता था, और फाइन्स माने जुर्माना, ये सब भी आय के दूसरे स्रोत थे। द इनकम ऑफ द स्टेट वाज स्पेंड ऑन द किंग एंड हिज कोर्ट, सैलरी ऑफ द ऑफिशियल, आर्मी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। आय के ये जो आय होते थे या जो इनकम होते थे, इनका खर्च जो है राजा अपने ऊपर, अपने परिवार, अपने कोर्ट, अपने जो अधिकारी होते थे उसके वेतन, जो आर्मी सेना होती थी उनके देखभाल, उनके वेतन, रिलीजियस इंस्टीट्यूट धार्मिक संस्थाओं पर, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी लोगों के इस्तेमाल के लिए जो
कंस्ट्रक्शन होते थे, जैसे तालाब हो गया, इरिगेशन सिस्टम मतलब जो सिंचाई के साधन हो गए, ये सब के ऊपर खर्च किया जाता था। द चोला इंस्क्रिप्शन यूज्ड मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। चोल अभिलेखों में लगभग 400 तरह के कर के बारे में जिक्र किया गया है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेल्टी और फोर्स लेबर और कदामी और लैंड रेवेन्यू। जो अधिकतर इस्तेमाल होने वाले टैक्स हैं, या जो टैक्स के लिए जो अधिकतम इस्तेमाल किया हुआ शब्द है वो है वेल्टी, जिसको कि फोर्स्ड लेबर कहा जाता था, और दूसरा कादामी मतलब लैंड रेवेन्यू मतलब भूमि कर कहा जाता था। इनके बारे में सबसे अधिक जिक्र है। सभा। द सभा helped the king's government in measuring the land that was under cultivation, in calculating how much tax each person had to pay, and then it collecting the land revenue. सभा जो है वो सरकार को या राजा को शासन चलाने में मदद करते थे। वे जो जिस भूमि में उत्पादन होता था, फसल होता था, उनका नाप करते थे। प्रत्येक व्यक्ति को कितना कर देना होगा उसका अनुमान लगाते थे, उसका कैलकुलेशन करते थे, उनसे कर वसूल करते थे, भूमि कर वसूल करते थे। द टैक्स कलेक्ट वाज देन सेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अदायगी किए हुए जो भूमि कर थे उनको राजा के पास या केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाता था। द पीपल कुड पे इन काइंड और इन कैश। लोगों को या तो अनाज के रूप में या फिर नगद, दोनों तरीके से वह अपने कर चुका सकते थे। द सभा ऑल्सो सेटल ऑल डिस्प्यूट अबाउट लैंड, वाटर एंड इरिगेशन। सभा जो है भूमि से संबंधित, जल संबंधित और सिंचाई से संबंधित जितने भी विवाद होते थे उनका निपटारा करता था। इट मेंटेन रोड, टेम्पल्स एंड वाटर टैंक्स। यह जो है सड़क, मंदिर और जल मीनारों का मेंटेन करता था, जल मीनारों को मेंटेन करता था, उनका देखभाल करता था, उनका निर्माण करवाता था। इट जुडिशियल कमिटी कुड इम्पोज फाइन एंड पनिश्ड क्रिमिनल। इनका जो न्यायिक विभाग होता था या न्यायिक सभा होता था वह लोगों पर जुर्माना लगाते थे और जो क्रिमिनल होते थे मतलब जो अपराधी होते थे उन्हें दंड भी दिया जाता था। इट ऑल्सो मेड इरिगेशन कैनाल्स। यह जो है सिंचाई के लिए कैनाल भी बनाते थे। इफ ए लार्ज डैम और any cut had to be made, then the central government provide the money and supervise the construction. यदि इन्हें कभी बड़ा डैम बनाना होता था तो जो केंद्र सरकार है वह उन्हें पैसे देते थे और इनके कामों का देखभाल भी करते थे। A great dam across the Kaveri river made Tanjore the capital, the granary of the south. जो कावेरी नदी में एक बड़ा सा डैम बनाया गया है जो कि तंजाउर में है और यह उनके राजधानी और ग्रेनरी के पास है। दक्षिण भारत में उनके राजधानी और ग्रेनरी के पास है। द नेटवर्क ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट मेड बाय चोला हेल्प इन एक्सटेंडिंग कल्टीवेशन। जो सिंचाई के जाल या सिंचाई प्रोजेक्ट का जो विस्तार किया गया, इनसे चोल साम्राज्य के उत्पादन में, जो फसल के उत्पादन है उनमें भी मदद मिला। मतलब यदि हम किसी फसल को अधिक पानी देते हैं या हमारे पास सिंचाई के उत्तम साधन हो तो हमारे पैदावार भी अच्छे होते हैं। उसी तरह से चोल साम्राज्य में पैदावार को बेहतर बनाने के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट चालू किया गया था और उसके माध्यम से, कैनाल के माध्यम से उन्हें पानी दिया जाता था। अल बरूनी, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ एट बरूनी हो गया जबकि ये होगा अल बरूनी। अल बरूनी साव द इरिगेशन वर्क 100 ईयर लेटर एंड कमेंटेड। अल बरूनी ने 100 साल बाद लगभग इस इरिगेशन वर्क को देखा, सिंचाई के इस काम को देखा और उन्होंने इस पर कमेंट लिखा। क्या कमेंट लिखा? आवर पीपल व्हेन दे सी देम वर्कड एट देम एंड आर अनेबल टू डिस्क्राइब देम मच लेस कंस्ट्रक्ट एनीथिंग लाइक देम। तो इन्होंने कमेंट किया कि हमारे लोगों ने जब इन्हें देखा, मतलब इसके इरिगेशन सिस्टम को देखा कि किस प्रकार काम कर रहा है, वंडर्ड एट देम, तो इन्हें देखकर वे चकित रह गए, एंड आर अनेबल टू डिस्क्राइब देम, और उन्हें वर्णित करने में असक्षम रहे या इतना
सुसंगठित था कि इसे वर्णित नहीं किया जा पा रहा था, और उन्होंने कहा कि शायद ही हमारे साम्राज्य में इस तरह के कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, इस तरह के कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हमारे राज्य में नहीं है। उनके द्वारा यह शब्द कहे गए हैं। थैंक यू।